शिक्षक साथियों को और बच्चों को नमस्कार। बच्चों, मैं संजीव सिंह और साइंस विद संजीव यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम बात कर रहे हैं कक्षा 6 के इकाई 2 यानी कि चैप्टर 2 पदार्थ एवं पदार्थों के समूह। इस चैप्टर में ये दूसरी वीडियो है ये, और इसमें हम बात करेंगे पदार्थों का वर्गीकरण। पदार्थों का वर्गीकरण मतलब पदार्थ के बारे में आपने पहली वीडियो में समझा, और इस वीडियो में हम बात करेंगे पदार्थों कैसे हम जो है अध्ययन करें। अब इतने सारे पदार्थ हैं, उसको हम कैसे डिस्कस करेंगे। तो कुछ पदार्थ के गुण और गुणों के आधार पर, उसमें क्या क्या क्वालिटीज हैं पदार्थ में, उसके आधार पर हमने कुछ पॉइंट्स बनाए हैं। हमने क्या सभी मतलब पुस्तक में कुछ पॉइंट्स हैं, और उनके आधार पर हम उस पदार्थ को वर्गीकृत करते हैं, मतलब अलग अलग समूह में बांटते हैं। पहला पॉइंट है पदार्थ की भौतिक अवस्था के आधार पर, और दूसरा है जल में घुलनशीलता के आधार पर, तीसरा है जल के सापेक्ष भार के आधार पर और पारदर्शिता के आधार पर, कठोरता के आधार पर, और छठा पॉइंट हम लेकर के इसमें है चुंबक के साथ वो पदार्थ कैसा व्यवहार करता है उसके आधार पर। मतलब इन पॉइंट के आधार पर हम किसी भी पदार्थ के बारे में विस्तार से जान सकेंगे कि उस पदार्थ में कौन कौन से गुण हैं। एक एक करके हम इन सभी पॉइंट्स को विस्तार से जानेंगे। बच्चों, पदार्थों के वर्गीकरण करने का जो मुख्य पॉइंट हमने निर्धारित किया था वो है पदार्थों की भौतिक अवस्था के आधार पर वो पदार्थ कैसा है, इस आधार पर हम उनका वर्गीकरण करेंगे। मतलब भौतिक अवस्था का मतलब ये है कि वो छूने में कैसा है, देखने में कैसा है, ठीक है, फील करने में कैसा है वो। तो इस आधार पर हम जो पदार्थ को तीन अवस्थाओं में बांटते हैं। एक है आपका ठोस, इसे सॉलिड कहते हैं, द्रव, इसे लिक्विड कहते हैं, और गैस आप जानते हैं गैस अवस्था को। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ठोस अवस्था के ऊपर। ये ठोस अवस्था कैसे होती है, पहले इसको समझ लेते हैं किस वजह से ठोस अवस्था होती है। उसमें हमने लिखा है कि ठोस में पदार्थ के अणु आपस में बहुत पास पास होते हैं, इसलिए इनके बीच आकर्षण बल बहुत अधिक होता है। इसलिए ये आपस में आकर्षण बल से अपने स्थान पर स्थिर रहते हैं, जिससे ठोस की आकृति व आयतन निश्चित होता है। समझिए कि मैंने आपको अणु के बारे में बताया था। जो ठोस अवस्था होती है पदार्थ की, उसमें क्या होते हैं, अणु बिल्कुल अपनी जगह पे हिलते नहीं है, वो अपनी जगह पे ही रहते हैं, एक दूसरे की जगह जाते नहीं है। इसी वजह से ठोस पदार्थ जो है इस तरह से ठोस होते हैं, ठीक है। इनको पकड़िए, इनको फील कीजिए, इनकी जो आकृति है वो परिवर्तित नहीं होगी, इनका आयतन है वो भी परिवर्तित नहीं होगा। कारण क्या है आयतन और आकृति परिवर्तित ना होने का? वो है इनके अणुओं की संरचना। यहाँ पे थोड़ा छोटा है, मैं ऊपर और बड़ा करके दिखा दूं कि जो अगर इसका एक अणु यहाँ है, दूसरा यहाँ है, तीसरा यहाँ है, चौथा यहाँ है, पांचवा यहाँ है, छठा, ये मतलब इस तरह से सैकड़ों अणु मिल करके एक पदार्थ बनाते हैं। इनका एक निश्चित पैटर्न होता है और निश्चित दूरी पर ये इनके बीच में आकर्षण बल ज्यादा होता है। आपस में ये आपस में एक दूसरे को खींच करके पकड़े रखते हैं आकर्षण बल की वजह से। इसीलिए ये जो है अपनी जगह छोड़ते नहीं है, जो अपनी जगह नहीं छोड़ते हैं ये अणु जो है आपस में मिल करके। तो ये इससे इनकी पदार्थ की जो संरचना है, आकृति है, वो निश्चित होती है। आकृति मतलब उसका आकार निश्चित होता है और आयतन भी उनका निश्चित होता है। कारण यही है ठोस में कि उनके अणु जो है आपस में एक दूसरे से आकर्षण बल में इतना तेजी से बंधे रहते हैं कि वो अपनी जगह नहीं छोड़ते, ठीक है। तो ठोस आकृति को आप पकड़ सकते हैं हाथ में, उसकी आकृति जो है निश्चित होती है और आयतन भी निश्चित होता है। तो आपने समझा, ठोस पदार्थ की वह अवस्था है जिसमें उसकी आकृति और आयतन दोनों निश्चित होता है, और ठोस के अणुओं के बीच जो जगह होती है बहुत कम होती है, बिल्कुल ना के बराबर होती है, और वो आपस में आकर्षण बल से बहुत अधिक फोर्स के साथ बंधे रहते हैं, ठीक है। ये ठोस होता है। अब बात आती है द्रव की। द्रव क्या होता है? द्रव में पदार्थ के अणु की दूरी ठोस की अणुओं की अपेक्षा कम होती है। तो जैसे कि आपने यहाँ देखा, ये छोटी छोटी दूरी थी, यहाँ मैंने इसको बड़ा करके दिखा दिया। लेकिन अब क्या है कि ये अणु जो हैं दूर इनके बीच में, अणुओं के बीच में दूरी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू ठोस। मतलब ठोस की तुलना में द्रव
के अणुओं के बीच की दूरी थोड़ी ज्यादा होती है। इसीलिए क्या होता है कि आपस में एक दूसरे के ऊपर बल तो लगाते हैं, आकर्षण बल, लेकिन वो आकर्षण बल इतना तेज नहीं होता कि ये इन्हें आपस में बांधे रखे। वो घूमते रहते हैं। इसी वजह से इनकी जो आकृति है वो निश्चित नहीं होती। इसलिए लिखा भी यहाँ पे, इसीलिए आपसी आकर्षण बल ठोस की तुलना में कम होता है, जो इन्हें आपस में बांधे रखता है किंतु अपने स्थान पर स्थिर नहीं रखता। ये आपस में तो बंधे रहते हैं लेकिन अपनी जगह पर बंधे नहीं रहते, वो इधर उधर घूमते रहते हैं, इसीलिए नहीं रख पाता। इसीलिए इनकी आकृति निश्चित नहीं होती, किंतु सीमा में बंधे होने के कारण आयतन निश्चित रहता है। द्रव जिसे बर्तन में रखे जाते हैं उसी की आकृति ले लेते हैं। अब समझिए द्रव को और अच्छे तरीके से समझ लीजिए बच्चों। ठोस ये आकृति थी, इसको इधर फेंको उधर फेंको, ये अपनी आकृति परिवर्तित नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि इसके अणु आपस में एक स्थान पर बंधे रहते हैं। लेकिन ये पदार्थ है। अब आप पानी को देखें, पानी देख रहे हैं, ये बहने लग रहा है। बहने का कारण यही है, इसकी आकृति निश्चित नहीं है। अभी ये बोतल में है तो ये बोतल की जैसे ले लेगा, और अगर हम इसको गिलास में डाल दें तो अब ये गिलास की तरह हो जाएगा। अब आप देखेंगे अब ये गिलास की तरह हो जाएगा। फिर इसको बर्तन में कर दीजिए तो बर्तन की तरह हो जाएगा। कारण यही है कि इसके जो अणुओं के बीच की दूरी ठोस की अणुओं के बीच की दूरी से थोड़ी ज्यादा होती है, इसीलिए ये अपने स्थान पर बंधे नहीं रहते, लेकिन उनके बीच जो उनका आकर्षण बल है उतना अधिक होता है कि वो आपस में बंधे रहते हैं। समझिए, आपस में तो बंधे रहते हैं लेकिन अणु अपनी जगह पर स्थिर नहीं रहते। इसी वजह से इनकी आकृति निश्चित नहीं होती, आयतन निश्चित होता है, और जिस बर्तन में रखे जाते हैं उसी बर्तन की आकृति ले लेते हैं। शॉर्ट में समझिए, समराइज करता हूं द्रव को दोबारा से। द्रव जो होता है उसके अणुओं के बीच की दूरी अधिक होती है ठोस की तुलना में। इनके बीच लगने वाला जो आकर्षण बल है वो ठोस की तुलना में कम होता है, लेकिन वो जो आकर्षण बल है इतना होता है कि इन सभी अणुओं को आपस में बांधे रखता है। तो चूंकि द्रव के अणु अपने स्थान पर निश्चित नहीं रहते, एक जगह उनकी पोजीशन पर नहीं रहते, ये घूमते रहते हैं, इसीलिए इनकी आकृति बदलती रहती है। और जिस भी बर्तन में द्रव रखे जाते हैं, द्रव मतलब लिक्विड मतलब तरल पदार्थ, तो जिस भी बर्तन में रखे जाते हैं ये उसी की आकृति ले लेते हैं। ये अंतर आया ठोस और द्रव में। आपने ठोस अवस्था देखी और द्रव अवस्था देखी। ठोस और द्रव दोनों के बाद बात आती है तीसरी अवस्था की, वो है गैस। गैस अवस्था में क्या होता है बच्चों? गैस अवस्था में अणु जो होते हैं उनकी दूरी जो है ज्यादा अधिक होती है, ठोस और गैस की तुलना में अधिक होती है। और उनके मान लीजिए जिस तरह से ये मैंने यहाँ बनाया, यहाँ दिख नहीं रहा, आगे ऊपर देख लीजिए, एक अणु यहाँ, एक अणु यहाँ, एक अणु यहाँ, एक अणु यहाँ, एक अणु है, इस तरह से फैल सकते हैं ये। तो ये इनके बीच में जो जैसे ये अणु है, जो जितनी दूरी बढ़ती जाएगी इनके बीच में लगने वाला जो बल है, आकर्षण मतलब एक दूसरे को खींचने का जो बल है वो खत्म होता चला जाता है। जब ये खत्म होता चला जाता है तो इसीलिए इनकी ना तो जगह निश्चित होती है और ना ही इनको कोई सीमा में बांधने का बल काम करता है। इसीलिए गैसों में क्या होता है कि इनकी आकृति और आयतन दोनों अनिश्चित होता है। समझिए, गैस अवस्था में पदार्थ के अणु बहुत दूर दूर होते हैं, जिससे इनके बीच आपसी आकर्षण बल बहुत कम अर्थात नहीं के बराबर होता है, इसलिए इनकी आकृति व आयतन अनिश्चित, इसमें लिखा है निश्चित नहीं होता, यानी अनिश्चित होता है, जिससे ये जिस स्थान पर रखे जाते हैं उसी की आकृति व आकार प्राप्त कर लेते हैं। समझ लीजिए इस चीज को बच्चों, बहुत अच्छी तरह से समझने की बात है कि जो गैस किसी, अगर मान लो इस कमरे में भी कोई गैस रखी और जैसे छोड़ दिया आपने, सेंट एक गैस है जैसे चित्र होता है, उसको छोड़ दिया तो उसके अणु पूरे कमरे में फैल जाएंगे। अब यो शीशी यहाँ रखी होगी और आप दूसरे कमरे में उसकी गंध को महसूस कर लेंगे। गंध तभी महसूस होंगी जब वहां के उसके अणु वहां तक पहुंचेंगे। तो ये तीन अवस्थाएं मैंने बताई, ठोस, द्रव और गैस। ठीक है, एक बार जल्दी से शॉर्ट में समझाने की कोशिश करता हूँ चित्र बनाकर। समझिए, पदार्थ की भौतिक अवस्थाएं ठोस, द्रव और गैस कैसे बनती हैं अवस्थाएं। ये जो ठोस अवस्था है
इसमें क्या होता है, अणु जो हैं बहुत पास पास व्यवस्थित होते हैं, इनके बीच की दूरी बहुत कम होती है। मैंने यहाँ दिखाई है थोड़ी सी दूरी आप लोगों के लिए, लेकिन इतनी दूरी होती नहीं, क्योंकि अणुओं को तो हम अपनी आंखों से भी नहीं देख सकते। लेकिन चित्र बनाते समय इनके जो बीच की दूरी बहुत कम होती है, और ये एक दूसरे से ऐसे आपस में जुड़े रहते हैं बहुत तगड़े फोर्स के कारण। ये एक दूसरे को अपनी तरफ खींचते हैं, जिसे आकर्षण बल कहते हैं, उससे ये एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। इसीलिए ये अपनी जगह नहीं छोड़ते, जिस जगह पर होते हैं उसी जगह सेट रहते हैं। तो इसीलिए इनमें क्या है कि ठोस में क्या है, आकृति और आयतन दोनों निश्चित होता है। समझ लीजिए बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब द्रव की बात कर लें। द्रव, ये दो शब्द आते हैं, द्रव, ये द्रव है, ये द्रव्य नहीं है जो पिछली बार अभी हमने बात करी थी, ये वाला पदार्थ वाला द्रव्य नहीं है, द्रव ये अलग है, इसका मतलब होता है पदार्थ, लेकिन ये है द्रव। द्रव का मतलब तरल। तरल में क्या होता है कि इनके जो बीच की जो दूरी है, इन अणुओं के बीच की दूरी बढ़ जाती है, और बढ़ जाती है तो ये एक दूसरे को खींचते तो हैं, लेकिन ये एक दूसरे की जगह जगह पर बांधे रखने में फेल हो जाते हैं। तो मतलब एक दूसरे को आपस में तो बांधे रखते हैं, लेकिन उसकी जगह निश्चित नहीं कर पाते, जिससे ये द्रव पदार्थ में एक कहीं भी ये आज इधर हो सकता है, इधर हो सकता है, इधर हो सकता है, ये ऐसे गति करते रहते हैं द्रव में, एक तल के नीचे ये गति करते रहते हैं। इसीलिए द्रव में क्या होता है, लेकिन एक बात और है द्रव में कि इनके बीच में आकर्षण इतना अधिक होता है कि ठोस की अपेक्षा तो कम होता है, लेकिन इनमें इतना इतना काफी होता है कि ये जो है इसके तल को छोड़ने नहीं देते, ये अंदर ही अंदर रखते हैं, एक सीमा में बांधे रखते हैं। इसीलिए तरल पदार्थ में क्या होता है बच्चों, आकृति, इनकी आकृति अनिश्चित होती है, आकृति निश्चित नहीं होती, नहीं होती, लेकिन आयतन निश्चित होता है। लेकिन इनका आयतन निश्चित होता है, कारण ये जो इसके द्रव के जो अणु हैं अपनी पोजीशन पर हिलते रहे, एक पोजीशन बदलते रहते हैं, लेकिन अपनी सीमा के अंदर ही रहते हैं, इसीलिए इनका आयतन निश्चित होता है। उधर अब गैस की बात कर लें तो गैस के अणु दूर दूर होते हैं बच्चों, इस तरह से हो सकते हैं, और ये इतनी दूर दूर होते हैं कि इनके बीच लगने वाला जो बल होता है, आकर्षण बल, वो नहीं के बराबर होता है। तो इसीलिए इन पे कोई बल काम नहीं करता। तो ये अभी यहाँ है, हो सकता है यहाँ आ जाए, हो सकता है वहां आ जाए, यहाँ आ जाए, कोई भी आ सकता है। तो इसीलिए इसकी ना तो आकृति और ना ही आयतन निश्चित होता। मतलब ये दोनों, ऐसे समझ लीजिए, आकृति और आयतन जो हैं दोनों अनिश्चित होते हैं। समझ लीजिए, ठीक है। और हम एक एग्जाम्पल की बात करें तो ये आप ठोस देख रहे हैं, ये ईंट है, ठोस इस वजह से है कि इसके अणु आपस में बहुत घने घने, मतलब माला की तरह गुथे रहते हैं आपस में, तो इसलिए, और उनका एक निश्चित आकृति बनाते हैं, तो इसीलिए इसकी ठोस आकृति है। जैसे आप पकड़ सकते हैं, छू सकते हैं, ये ठोस है। दूसरी तरफ द्रव में क्या है, द्रव में इनके तरल पदार्थ जो तरल होते हैं, इनमें अणुओं की जो स्थिति है, जो पोजीशन है, वो निश्चित नहीं होती, इसीलिए इनमें बहने का गुण होता है। समझ लीजिए, इनके बीच आकर्षण बल थोड़ा कम लगता है, इसीलिए ये ऐसे बहने लगेंगे। अगर इनको किसी कंटेनर, किसी बर्तन में नहीं रखेंगे तो ये बहने लगेंगे, देख रहे हैं, बह रहे हैं, और ये जिस बर्तन में रखे जाते हैं उसी की आकृति धारण कर लेते हैं। इसीलिए द्रव के बारे में यह है कि इनकी आकृति निश्चित नहीं होती, लेकिन आयतन इनका निश्चित होता है। आप अपने नोट्स में इस बात को लिख सकते हैं। दूसरी तरफ गैस की बात करें तो गैस का उदाहरण मैं आपको ये आप देख सकते हैं, ये अगरबत्ती है, ये आप देख रहे हैं, ये अगरबत्ती मैंने यहाँ जलाई है अगरबत्ती, और इसकी खुशबू पूरे कमरे में या बाहर तक जा सकती है। कारण ये है कि ये जो धुआं निकल रहा है, ये गैस है, और गैस के जो अणु हैं हवा के साथ सब में फैल रहे हैं, क्यों, इनके बीच कोई आकर्षण बल काम नहीं कर रहा है। तो
तीन चीज मैंने बताई आपको, द्रव, गैस और ठोस, यानी ठोस, द्रव और गैस, ये पदार्थ की तीन भौतिक अवस्थाएं हैं। आपने आप लोगों ने पदार्थों का वर्गीकरण भौतिक अवस्था के आधार पर देखा। दूसरी बात, दूसरा पॉइंट है जल में घुलनशीलता के आधार पर। ये पॉइंट कैसा है? जल में घुलनशीलता का मतलब क्या है, इसको समझिए कि अगर जो पदार्थ जल में डालने पर घुल जाए, पूरी तरह से घुल जाए, जल में दिखाई ना दे, तो उसे हम कहते हैं जल में घुलनशील। जैसे अगर चीनी को अगर पानी में डाल देंगे तो चीनी गायब हो जाएगी पानी में, इसका मतलब चीनी जल में घुलनशील है। दूसरी तरफ अगर चौक को अगर जल में डालेंगे तो क्या होगा, वो क्या है कि घुलेगा नहीं, उसमें दिखता रहेगा चौक जो है, ठीक है। तो जो पदार्थ जल में घुल जाते हैं उनको हम कहेंगे जल में विलेय, मतलब जल में घुल जाते हैं। और अगर नहीं घुलते हैं उनको हम कहेंगे जल में अविलेय। अविलेय ऐसे कह दीजिए, ये घुलनशील और ये हो गया आपका अघुलनशील। आप जो भी ये पदार्थ आपके पास है उसको आप टेस्ट अपने जल में घोल करके कर सकते हैं। ये दूसरी कैटेगरी आती है। तो बच्चों, तीसरी कैटेगरी आती है वर्गीकरण की, जल के सापेक्ष भार के आधार पर। जल के सापेक्ष भार क्या मतलब? मतलब कि जल में वो डूब जाता है या उभर आता है, ठीक है। अगर जल से हल्का है तो पानी के ऊपर तैरने लगेगा, ठीक है। जल का मतलब पानी में तैरने लगेगा। और जल से भारी है तो जो उसमें डूब जाएगा। तो मतलब जल के सापेक्ष दो कैटेगरी बन जाएगी, पानी में तैरता है या पानी में डूब जाता है। तो जो भी है एक कैटेगरी ये बना लो उसमें, और पानी में डूब जाता है। ऐसे पदार्थ जो पानी में तैर जाते हैं, जैसे अगर पानी में अगर आप तेल डाल दीजिए सरसों का तो पानी के ऊपर तैरने लगेगा, यानी कि तेल जो है सब पानी से बाहर हल्का है, तैरने लगेगा। दूसरी तरफ कोई लोहा डाल देंगे अगर पानी में तो डूब जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम बात कर सकते हैं। तो तीन कैटेगरी हो गई आपकी, भौतिक अवस्था, जल में घुलनशीलता और जल के सापेक्ष भार के आधार पर। चौथी कैटेगरी के बारे में, तो बच्चों चौथी जो कैटेगरी है वो है पारदर्शिता के आधार पर। पारदर्शिता का मतलब ये है कि कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनके आर पार देखा जा सकता है, और कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनके आर पार नहीं देखा जा सकता। जैसे अगर आप कांच की बात करें तो कांच के आर पार देखा जा सकता है, पानी में भी आर पार देखा जा सकता है, अगर शुद्ध पानी है तो उसके आर पार देखा जा सकता है, ठीक है। तो इस तरह से ऐसे बहुत सारे पदार्थ हैं जिनके आर पार देखा जा सकता है, और बहुत सारे ऐसे पदार्थ हैं जिनके आर पार नहीं देखा जा सकता। तो इसके आधार पर दो कैटेगरी बनती है बच्चों, पारदर्शिता के आधार पर। एक है पारदर्शी, पारदर्शी, और यह है आपका दूसरा है अपारदर्शी। कुछ पदार्थ ऐसे भी हैं जिसमें से थोड़ा सा देखा जा सकता है, थोड़ा थोड़ा देखा जा सकता है, पूरा सही से नहीं देखा जा सकता, उसको भी इसमें लिख सकते हैं कि अल्प पारदर्शी। ठीक है। तो पारदर्शी जैसे कांच हो गया, अब जानते हैं कांच हो गया, पानी में भी देख सकते हैं, पानी हो गया। और भी बहुत सारे उदाहरण हैं, जो भी आप पदार्थ को देखें उसमें देख सकते हैं। अपारदर्शी मतलब जैसे कोई भी पदार्थ, लोहा है, लोहा, चांदी, चांदी, कुछ भी लकड़ी वकड़ी जो भी है जिसके आर पार नहीं देखा जा सकता वो अपारदर्शी है।
अल्प पारदर्शी, जिसके पार हल्का सा देखा जा सकता है, हल्का हल्का देखा जा सकता है। जैसे आपने देखा होगा फाइबर की चादरें होती है नहीं, जिनको लगा देते हैं तो कुछ रोशनी आती है, कुछ नहीं आती। तो जैसे कुछ प्लास्टिक चीज होती हैं जिनके आसपास आर पार देखा जा सकता है, प्लास्टिक की चीजें, तो उन्हें अल्पारदर्शी कहते हैं। तो ये आपको समझ में आया होगा। अगली बात आती है बच्चों, ये है अगली कैटेगरी, कठोरता के आधार पर। कठोरता के आधार पर कैसे, कि पदार्थ आपका कठोर है, हाथ में पकड़ने से वो कठोर लग रहा है या नहीं, या मुलायम है। कठोर होगा तो बिल्कुल सॉलिड होगा वो, और मुलायम होगा तो थोड़ा सा सॉफ्ट होगा। तो ऐसे पदार्थ जो मुलायम होते हैं, कठोर होते हैं, लोहे को पकड़िए बहुत कठोर होगा, रबर को पकड़ेंगे तो वो मुलायम होगी। तो इस तरह की कैटेगरी के आधार पर भी हम पदार्थों को बांट सकते हैं, पदार्थों के गुण का अध्ययन कर सकते हैं कि पदार्थ जो है कठोर है या मुलायम है। बच्चों, अंतिम जो बिंदु है वो चुंबक के सापेक्ष व्यवहार के आधार पर, मतलब चुंबक के साथ पदार्थ जो किस तरह से व्यवहार करता है उसके आधार पर हम उसका समूह बनाते हैं। देखिए, चुंबक अभी सभी जानते हैं इस चीज के चुंबक के लिए, लेकिन चुंबक के साथ वो पदार्थ कैसे काम करता है इसके आधार पर दो तरह के पदार्थ हो सकते हैं चुंबक के आधार पर, कि एक वो जो चुंबक की तरफ आकर्षित हो जाते हैं, ठीक है। अगर वो चुंबक की तरफ आकर्षित होते हैं, चुंबक के साथ चिपक जाते हैं, उनको हम अनुचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। अनुचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं, ठीक है। और जो चुंबक के साथ से दूर भागते हैं, चुंबक के साथ से दूर हट जाते हैं, उनको हम प्रतिचुंबकीय कहते हैं, प्रतिचुंबकीय पदार्थ। और एक पदार्थ ऐसे होते हैं जो चुंबक के साथ किसी तरह का कोई व्यवहार नहीं करते, उनको कहते हैं कि चुंबक के उदासीन, चुंबक के प्रति उदासीन होते हैं। उदासीन। ये तीन तरह की कैटेगरी चुंबक के आधार पर पदार्थों को समझा सकते हैं। अनुचुंबकीय जैसे लोहा वगैरह है, ये जो है अनुचुंबकीय पदार्थ होते हैं। लोहा है, लोहे को ही आप समझ के चलिए, क्योंकि आप लोहे से ज्यादा परिचित हैं। तो लोहा चुंबक के साथ चिपक जाता है, देखो अनुचुंबकीय पदार्थ हो गया। लकड़ी है, रेत है, कुछ भी है जो चुंबक के साथ कोई व्यवहार नहीं करते, वो चुंबक के प्रति उदासीन होते हैं। कुछ चुंबक के प्रति से दूर भी भागते हैं। जब आप बड़े होंगे तो ऐसे पदार्थों के बारे में बात कर लेंगे। प्रतिचुंबकीय पदार्थों में जैसे कुछ विद्युत उपकरणों की जैसी चीजें होती हैं, वो प्रतिचुंबकीय पदार्थ होते हैं, उसमें बात करेंगे। तो आप अभी इतना समझिए कि चुंबक के आधार पर भी हम पदार्थों को वर्गीकृत कर सकते हैं, समूह बना सकते हैं। तो बच्चों, ये पूरा जो चैप्टर इस वीडियो में मैंने कवर किया है पदार्थों का, 2 वीडियो मैंने कक्षा 6 की इकाई 2 के लिए बनाई है, और इन दोनों वीडियो को आप लोग वॉच करिए, समझिए, और इससे रिलेटेड जो मैंने नोट्स यहाँ पे दिए हैं, आप चाहें तो वीडियो को जूम करके अपने नोट्स बना सकते हैं, इससे संबंधित अपनी किताब पढ़ सकते हैं। अब वीडियो देखने के बाद में आपको ऐसा लगेगा कि किताब की जो लिखी हुई बातें हैं वो आपको समझ में आ रही हैं। तो बस आप लोगों से यही निवेदन है कि अगर बच्चों आप या जो भी शिक्षक साथी मेरी वीडियो देख रहे हैं, अगर आप इस वीडियो से लाभान्वित होते हैं, मतलब आपको लगता है कि वीडियो काम की है हमारे लिए, तो कृपया करके इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। और फिर अपने सुझाव भी मुझे भेजिए कि सर आप वीडियो में इस तरह से और अच्छी सी चीज़ें डाल सकते हैं, मतलब जो भी कमी लगती है किसी चीज़ को लेकर के, तो आप मुझको बताइए। भविष्य में मैं इसको और बेहतर और उन्नत करूँगा। और मेरी वीडियो लगातार मेरे चैनल पर अपलोड हो रही है, और बच्चे जो हैं इस चीज़ से लाभान्वित हो सकते हैं। तो बच्चों, धन्यवाद, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।